नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई हैं, आज अखबारों में फ्रंट पेज में छपी हुई है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ। हमारे साथ सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं, एडिटर। प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आज की कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइंस बनी हुई है। सीधे चलेंगे जय श्रीवास्तव जी के पास, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा और ईसी जो है दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। ये जो खबर है ये बहुत अहम और बहुत खास है आज के लिए। इसमें और तमाम जानकारी क्या है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, आज निश्चित रूप से कल जब पत्र निर्वाचन आयोग का आया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तभी से स्पष्ट हो गया था कि आज 3 बजे लोकसभा के पूरे जो प्रोग्राम है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके साथ ही आज से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। बिल्कुल। मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पे पहले ये देखा जाता था कि लोकसभा के जो प्रोग्राम थे उसको डिक्लेयर होने के बाद ही जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो टिकटों की घोषणा करती थी। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अधिकतर पार्टियां टिकट डिक्लेयर करने लग गई है और 2-2, 3-3 लिस्ट अभी तक आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आम बात है हो गई है कि जो नेतागण अपने टिकट पाने के लिए जो चक्कर लगा रहे थे और महीनों वहां पड़े रहते थे, उससे अब विराम लग गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि लोगों को ज्यादा जो नेता जिनको प्रचार करना है, लोकसभा का एरिया बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, हर जगह पहुंचना 15-20 दिन में संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए उनको कुछ दिन पहले टिकट डिक्लेयर करके ये सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वो प्रचार के लिए हर क्षेत्र में पहुंच पाए और अपने जो आगामी रणनीति है उससे उसको बता पाए और आम पब्लिक भी उसे समझ पाए कि कौन बेहतर है, कौन कमजोर है। इसी के चलते आज जो है अधिकतर लोगों को ये उम्मीद थी कि 15 के आसपास ये लोकसभा का जो तारीख है ये डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन एक जो उपायुक्त है निर्वाचन आयोग के, उनके इस्तीफे के कारण से ही इसको रोका गया, क्योंकि नहीं तो 13-14 तारीख को ही ये डिक्लेयर हो जाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज 3 बजे जब डिक्लेयर होगा तब पूरे देश इसमें आचार संहिता के उसमें चपेट में जरूर आएगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के कोई विकास कार्य के जो है आदेश नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इंतजार इस बात को जब लोगों को था कि आचार संहिता कब लागू हो रहा है, कई जगह पर से फोन आ रहा था, लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है कि 3 बजे आचार संहिता लागू हो जाएगा और कितने चरणों में ये मतदान होगा, कहाँ किस प्रदेश में किस दिन मतदान होंगे, ये सारी चीजें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया जाएगा। मैं एक खबर पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिसमें चंदा को लेके पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल है कि सब जानना चाहते थे कि किसको कितना चंदा दिया गया है। इसमें 2 बड़ी बात है इस खबर में, क्योंकि इस मेन रूप से ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये इसीलिए साबित होता है क्योंकि आज जो खबर है, खबर चौंकाने वाला हो सकता है कि जिनके कमाई जो है बहुत कम है, उन्होंने कई गुना ज्यादा उसमें चंदा दिया है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग सुनते थे कि बैकडोर में पैसे की एंट्री कराने के बाद कुछ राशि पुनः लौटा दिया जाता है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं था। तो इसी से प्रमाण हो रहा है कि आप अगर 100 रुपया किसी को चंदा दे रहे हो और आपकी कुल कमाई केवल 2 रुपया है, तो निश्चित रूप से जो है ये किसी के गले नहीं उतरेगा कि 2 रुपए की कमाई वाले जो कंपनी है वो क्यों 100 रुपया और कैसे 100 रुपए उन्होंने दान किया है। जी जी। तो जो हम लोग सुनते थे वो चरितार्थ होता है
कि 100 रुपया दान करके एक अमाउंट 2 रुपया हो, 3 रुपया, 4 रुपया या 10 रुपया हो, उसको काट के शेष राशि बैकडोर से मुझे लगता है कि ये लौटा दिया जाता है। यही कारण है कि अधिकतर जो है चंदा लोग देके अपने जो टैक्स है वो चोरी करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा देने पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये अब रंग दिखाने लगा है। और आज एक अमित शाह जी का भी बयान है इसी पर। उन्होंने ये बयान दिया है कि जो चंदा है वो 1 नंबर में बुक्स में है, जिसने भी चंदा लिया, जिसने दिया है वो बुक्स में है। बिल्कुल। तो ये कोई अपराध नहीं है। अपराध तो वो है जो कालाधन लेके या कालाधन जमा करके रखने वाले लोग जो है वो अपराधी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर है ये आगे और पूरे देश में माहौल बनने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों ने चंदा लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसमें अधिकतर चंदा उसमें चंदे की एंट्री है। तो इस कारण से जो है ये देखा जाएगा कि जो विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, वो जरूर इसको मुद्दा जो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सीधे चलेंगे सूरज पाठक जी के पास। सूरज जी, आज की तमाम बड़ी खबर जो अखबारों में प्रकाशित है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, जिस तरह से हमारे एडिटर चीफ जय श्रीवास्तव जी ने 2 बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला है और उनकी मीमांसा भी की है, और उन खबरों के अलावा चूंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि आज 3 बजे आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव से संबंधित एक खबर है जिस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से चुनावी अभियान में लगे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और कई राज्यों में गए हैं, खासतौर से उन राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, और वहां स्थानीय राज्यों की सरकारों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल। उसी क्रम में जब कल भी तमिलनाडु में थे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वह दक्षिण के राज्यों पर है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उसी कड़ी में तमिलनाडु जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और एक शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया, चुनावी रणनीति क्या होने वाली है। कि उन्होंने कहा कि हमारे पास स्कीम है और विपक्ष के पास स्कैम है। बिल्कुल। तो स्कीम और स्कैम का उन्होंने जो राइमिंग करते हुए वहां निशाना साधा है, क्योंकि दक्षिण की तकरीबन 129 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से कुछ इस बार कुछ ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है। और कल की जो रैली थी तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक की रैली में उन्होंने कहा है कि आज देश के इस दक्षिणी छोर पर जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। बिल्कुल। इसी क्रम में झारखंड में राजनाथ सिंह भी गए थे और राजनाथ सिंह ने भी वहां पर सभा को संबोधित किया है, और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भी एक बात कर दी कि वहां स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पर या वहां मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो बात कही है कि इतिहास में कभी नहीं देखा गया है कि भारत जब से आजाद हुआ है उसके बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री भारत में नहीं हुआ हो जो मुख्यमंत्री रहते हुए लापता हो गया। ये भी चुनावी खबर है, और हालांकि एक और क्रम है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कई स्थानीय दलों के और क्षेत्रीय दलों के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना लगातार ये क्रम बना हुआ है। मध्य प्रदेश के भी कल कुछ नेता, हालांकि अंतर सिंह दरबार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव में लड़ करके उन्होंने निर्दलीय चुनाव मिला था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, बिहार के कुछ नेता हैं, तेलंगाना के हैं, कर्नाटक के हैं। तो अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की जो दूसरे दलों के नेताओं की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। एक और खबर है जिस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिण में, देश के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिण भारत में जल संकट गहरा रहा है, और एक आंकड़ा जारी किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। केंद्रीय जल आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वह गंभीर है और उस पर चिंतन की भी आवश्यकता है और चिंता की भी आवश्यकता है कि जिन कई राज्यों को उन्होंने आंकड़ा जारी किया है केंद्रीय जल आयोग ने कि किन किन राज्यों में कितने प्रतिशत जल की कमी आ रही है। बिल्कुल। बताना चाहूंगा दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में 68% से ज्यादा जल की कमी है,
बिहार में 59% है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 50% कम हुआ है, महाराष्ट्र में 11% कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में 25% कम हुआ है, कर्नाटक में 26% कम हुआ है। ऐसे और भी अन्य राज्यों का आंकड़ा जारी किया है केंद्रीय जल आयोग ने। जल संकट को लेकर के ये स्थिति और भयावह होने वाली है, विकट से विकटतम स्थिति सामने आने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थिति गंभीर हो चुकी है और वहां जल संकट से जनता जूझ रही है। राज्य सरकारों के पास इस जल संकट के निवारण के कोई ठोस उपाय न होने की वजह से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। जी निशा। जी बिल्कुल, जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और सीधे चलेंगे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी हैं। प्रवाल जी, क्योंकि आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी ऐलान होगा, इसमें आपको बता दें कि ओडिशा है, अरुणाचल है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, इन सीटों में वोटिंग होनी है। साथ ही साथ क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, जिसका जनता को बेसब्री से इंतजार था। साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी की क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं जो लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, जिस तरह से आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का विधिवत ऐलान होगा, इसी के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। अर्थात कोई भी सरकार अब कोई भी जो नीतिगत निर्णय है या लोक लुभावन निर्णय है वो नहीं ले पाएगी। बिल्कुल। इसलिए 3 बजे तक बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अर्थात सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का बड़ी संख्या में भूमि पूजन करेंगे। बिल्कुल। और आम मतदाताओं के लिए एक संदेश देंगे कि चुनाव के बाद इनको किस तरह रोड मैप जो तैयार किया है उसको किस तरह लागू किया जाएगा, इन तमाम चीजों का जिक्र होगा। इस बीच जैसा कि आपने कहा, 4 राज्यों सहित पूरे देश में अब चुनाव आचार संहिता के साथ तारीखों का ऐलान होगा। वो कितने चरणों में चुनाव होगा इस पर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि कौन से राज्य में कब किस तारीख को मतदान होना है। उस हिसाब से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और तमाम फोर्सेस और अधिकारी कर्मचारियों का एक बड़ा अमला इसमें लगता है। निर्वाचन सदन में ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में शुरू होते हैं। इस तरह पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो चुनाव के चौक चौबंद हो जाता है। और इस बीच जो है एक प्रशासनिक क्षेत्र से बड़ी खबर आज अखबार की सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा को कल अपन ने चर्चा की थी, 6 माह का एक्सटेंशन मिल गया है। इस तरह वो जो 31 मार्च को रिटायर होने वाली थी, अब वो सितंबर 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ गया है। इसी तरह कल जो है बड़ी संख्या में लगभग 100 से अधिक आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग हुई है। मैदानी पोस्टिंग मिली अधिकारियों को, कुछ लोग बल्लभ भवन में थे या पीएचक्यू में थे, अब वो फील्ड में तैनात रहेंगे। कई कलेक्टर बदले गए हैं, कई संभाग आयुक्तों को नई पोस्टिंग दी गई है। इस तरह कई एसईएस और पीएस के प्रभार भी बदले गए हैं। एक बड़ी खबर है, नगर निगम भोपाल के कमिश्नर बदले गए। इस तरह आईपीएस के भी अधिकारियों के भी तबादले एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुए हैं। सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 7% बढ़ाया है, एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए। इस तरह अब धीरे धीरे जो है वो चुनाव की जो तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह कर्मचारियों को, अधिकारियों को और छात्रों को, किसानों को, तमाम महिलाओं के लिए गैस का सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र ने राहत दी है। इस तरह पूरा माहौल चुनावी रूप में है। और निशा, एक बड़ी खबर और बताना चाहता हूं कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल के बाद भी यूनियन कार्बाइड के पास से भूजल के कुछ सैंपल लिए थे, जिसमें ऐसा माना गया है कि इसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी खतरा हो सकता है। 84 में गैस स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार आज 40 साल से हम देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं पानी को लेके और भूजल को लेके ये तमाम खतरे समय समय पर सामने आते रहे हैं। ये एक अखबार की
आज बड़ी खबर है। निशा जी बिल्कुल सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जश वासव जी के पास फिर से, क्योंकि अभी राजनीति से जुड़ी तमाम जानकारी हमने दी, और अभी ऐसी कोई जानकारी जो सोशल मीडिया में लगातार सुर्खियों में और ट्रेंड कर रही हो, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो नेगेटिव खबर है उस विषय में बात करना चाहूंगा, संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आबकारी मामले में दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसी के तहत केसीआर की बेटी कविता को कल गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल। और ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। इस मामले में पहले भी केजरीवाल सरकार के कई मंत्री अभी जेल में है, और अब केसीआर की बेटी कविता भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको भी शायद जेल में रखा जाए। और सूचना ये मिल रही है कि अब अतिशीघ्र हो सकता है कि केजरीवाल को भी इसी मुद्दे पे जेल जाना पड़े। ईडी के कई सम्मन देने के बाद भी अभी तक केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंचे। उसी का एक कड़ी है जो कविता को गिरफ्तार किया गया है। जी जी। दूसरी एक बड़ी खबर है कि कल जो कर्नाटक के पूर्व सीएम है येदियुरप्पा, जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, वहाँ पे उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक युवती ने वहाँ पर आरोप लगाया कि उनके साथ में वहाँ येदियुरप्पा ने घर बुलाया और उनके साथ में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जो भारतीय संविधान में उसमें उचित नहीं है, और पॉक्सो के अंतर्गत आता है, और पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया है। जांच सीआईडी को दे दिया जी। अब दो खबर और जो महत्वपूर्ण खबर है कि एक जबलपुर की घटना है कि एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पिता और भाई को उसमें जान से मार डाला। ये खबर इतने विचलित करने वाला है कि रेल के ऑफिसर थे और उनका बेटा बहुत कम उम्र का बेटा, 9 साल का बेटा था। इन दोनों की हत्या बेटी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर कर देते हैं, और हत्या करने के बाद पिता की जो लाश है उसको बोरे में भर के रख देते हैं, पॉलीथीन के, और जो भाई है उसके लड़की के, और उसके जो डेड बॉडी है उसको फ्रीज में रखते हैं और फरार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना विकृतियां बढ़ गई है कि 16 साल की लड़की जो उनके भरण पोषण से लेके पूरा परिवार चलाने वाले जो पिता है, जो सरकारी नौकरी में है, वो उनकी हत्या कर देते हैं प्रेम के लिए, और भाई जो कि बिल्कुल 9 वर्ष का भाई है उसकी भी हत्या करके फ्रिज में डेड बॉडी को रख देता है। तो ये जो प्रकरण है ये एक दिल दहलाने वाला प्रकरण रहा है। चौथी खबर है वो भी कि भोपाल में एक इस प्रकार का प्रेमी है जो एक तरफा प्रेम करने में असफल होने के कारण से पहले तो उस लड़की को वहां से उठाया और एक भिखारी को पकड़ के उससे इंजेक्शन के सिरिंज के थ्रू उसका जो ब्लड है वो निकाल के उस युवती को इंजेक्ट कर देता है। जी। मतलब उसको इंजेक्शन के थ्रू भिखारी के जो खून है उसके शरीर में प्रवेश कराता है। जब उससे पूछताछ की गई, जब पुलिस कंप्लेन हुई और उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने ये कहा कि मैंने साउथ के कोई फिल्म देखने के बाद ये विचार आया और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, और उसका उद्देश्य ये था जो वो भिखारी है वो संक्रामित रहा होगा, उसके जो खून है उसको निकाल के युवती को यदि हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड को उसके शरीर में प्रवेश कराएंगे तो निश्चित रूप से वो संक्रामित होगी। मतलब बदला लेने के जो तरीका है, अब आप देखिए किस प्रकार के जो है मानसिकता उन्हें इस क्षेत्र में जन्म लिया है, इसको कुचलना बहुत ज्यादा अनिवार्य तो है ही। साथ में इस प्रकार की जो घटना है ये आज के अखबारों में सुर्खियों में है जी। तो मुझे लगता है कि फिल्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसी के चलते फिल्मों में भी जो दिखाया जाता है उसमें भी बहुत कुछ सेंसर होना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो है कोई घटना को कोई अंजाम ना दे। जी जी बिल्कुल। और फिर से चलेंगे, एडिटर हमारे साथ सूरज पाठक जी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई खबर जो सुर्खियों में है हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, जैसे कि अभी बहुत सारी खबरों पर हमारे जयश्री वास्तव जी ने प्रकाश डाला है जी। और अपराध की कुछ ऐसी उन्होंने खबरें बताई हैं जो आज सुर्खियों में हैं, जो बिल्कुल दिल दहला देने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस क्रम में एक और है जिसे हम सोशल मीडिया फ्रॉड कहते हैं। जी सोशल मीडिया फ्रॉड में भी इस समय जो है अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग आवाज बदल करके, वीडियो कॉल करके या अलग अलग तरह से जो है साइबर फ्रॉड का सहारा लेकर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेकर के भी अखबारों में अवेयरनेस को लेकर के खबरें प्रकाशित हुई हैं कि हमें आम आदमी को, आम उपभोक्ता को सजग रहना चाहिए और सजगता के साथ काम लेना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खबर में तो हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह बनी है, क्योंकि वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं नवाज शरीफ, उनकी विदाई लगभग तय हो गई है कि अब वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं। उनको सेना का मार्चिंग ऑर्डर मिल चुका है और वो पाकिस्तान अब छोड़ देंगे जी। और उन्हें अब पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं, अब वो लंदन जाएंगे। एक खबर पर जरूर मैं सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, ये खेल जगत से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के ऑडिशन की बारी आ गई है और वर्ल्ड कप का ऑडिशन होगा भारत के आईपीएल से। क्योंकि आईपीएल में जो टीमें अपना दमखम दिखाएंगी वो उन टीमों में, और जो व्यक्ति खासतौर से जो खिलाड़ी इंडिविजुअल अपना दमखम दिखाएंगे। अब ऑडिशन की बात आ गई है क्योंकि अब ये जो आईपीएल होने वाला है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट के बाद में अब आईपीएल की तैयारी में राज्यों की टीमें लग गई हैं, तो वहां पर एक बात है कि ये जो मुख्य टूर्नामेंट है, इससे पहले भारतीय टीम अब किसी अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज में भाग नहीं लेगी और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम जुटी है। लेकिन जो सिलेक्टर रहेंगे वो आईपीएल में किस टीम का कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उस प्रदर्शन के आधार पर संभावना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम चुनी जाएगी। और हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसे नए नाम, नए चेहरे जिनका प्रदर्शन आईपीएल में बहुत बेहतर हो, उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और सीधे चलेंगे प्रवाल जी के पास, क्योंकि मौसम अभी लगातार गर्मी पड़ने लगी थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ओले और बारिश के आसार हैं। मौसम से लेके और क्या अपडेट है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, इस समय तो सबसे जबरदस्त मौसम राजनीति का है। बिल्कुल। बाकी के इस हिसाब से हम देखें तो जो कल बड़ी संख्या में इंदौर से पंकज सिंघवी और अंतर सिंह दरबार ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है जी, उसके अनुसार पूरे प्रदेश में जिस तरह से पलायन शुरू हो गया है, अब चर्चा ये हो रही है कि क्या कांग्रेस के पास नेता भी बचेंगे, कार्यकर्ता बचेंगे या ताला डलेगा। इस तरह के कार्टून, इस तरह के ग्राफिक्स जो है वो अखबारों में और सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि आखिर में जो आएगा वो क्या ताला के आएगा। इस टाइप की चर्चाएं हो रही हैं। और कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज लोग जो परसों से कांग्रेस में थे, कांग्रेस के में काम करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। बावजूद इसके अभी तक केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और प्रदेश नेतृत्व ने इसकी पहल ही नहीं करी कि हम अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें। चुनाव सिर पे है। अभी देखिए, अभी तक जो है वो अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं, जबकि बिल्कुल आज तो ऐलान ही हो जाएगा चुनाव का। तो इस तरह से जो कांग्रेस का जो हिसाब है वो कहीं से कहीं तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हताश और निराश कार्यकर्ता जो है अब ये सोच रहे हैं कि घर बैठ जाएं कि क्या करें, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सक्रिय होना चाहते हैं लेकिन ऊपर से कोई हरी झंडी है नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उत्साह से लवरेज है। वहां पर कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग जो है उन्होंने अपने काम शुरू कर दिया है। विकास कार्यों की श्रृंखला के साथ साथ उन्होंने घर घर जिस तरह से दस्तक दी है, हर वर्ग में वो अपनी पैठ बनाए हुए हैं। और इस तरह वो जो चुनाव को उन्होंने न गंभीरता से लिया है, बल्कि जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है 400 पार, वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वो अपने गठबंधन को के
को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। वहीं कांग्रेस में अभी सीटों को लेकर भी अन्य प्रदेशों में भी कोई तालमेल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो है राजनीतिक मौसम को जरूर गड़बड़ा रही है। बाकी अभी ऐसी संभावना है कि होने से पहले गरज बरस के साथ जो है बादल बरस सकते हैं, ठंड भी एक दौर आ सकता है। जी। और इस तरह जो है मौसम जो है पल पल करवट बदल रहा है। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल जी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। सूरज पाठक जी एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने राजनीति से जुड़ी, मौसम से जुड़ी, खेल जगत से जुड़ी, क्राइम से जुड़ी, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी तमाम जानकारी, ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई, अखबारों में हेडलाइंस बनी और लगातार सुर्खियों में चल रही है। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।